मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं विषय के अनुसार प्रत्येक दिन आप सभी लोगों के लिए पठन पाठन का लाता रहूँगा। तो आज क्लास 12 हिस्ट्री का लेसन 2 का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 मैं लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोग इसका मनन करेंगे। तो आइए चले मेरे प्रिय छात्र छात्राओं पठन पाठन की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास 12 इतिहास पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाग 2। कल मैंने एक भाग दिया था, आज उसी के आगे दूसरा भाग मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। कृपया इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप स्टोर करेंगे और आपको कंपटीशन और आपके सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को निभाएंगे। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न पर चले। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का, पहला प्रश्न है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाले अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो एरन सागर में मिले हैं। फिर से क्वेश्चन, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाले अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो एरन सागर में मिले हैं। फिर से क्वेश्चन, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाले अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो एरन में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो एरन में मिले हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन, 510 ईस्वी सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो एरन में मिले हैं। एरन में मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, आप लोग देखेंगे किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए, किस अभिलेख के द्वारा अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें अभिलेख के द्वारा। फिर से क्वेश्चन, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें अभिलेख के द्वारा। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि किस अभिलेख के द्वारा अशोक का कलिंग विजय का पता चलता है, तो आप लोग सीधे छाप दीजिएगा 13वें अभिलेख के द्वारा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। अगर यह क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि इंडिका की रचना किसने किया था, तो आप सीधे छाप देंगे मेगास्थनीज ने। फिर से एक बार क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। प्रयाग प्रशस्ति पत्र की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति पत्र की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति पत्र की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? अगर यह परीक्षा में आ जाए तो आप सीधे छाप दीजिएगा हरिसेन ने। पांचवा क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हम लोग लिखेंगे फाहियान। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, पांचवा क्वेश्चन कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान। छठा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णयुग काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णयुग काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। छठा क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। सातवां क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। नौवां क्वेश्चन है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नवरत्न किस शासन के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। 10वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म
स्थान कहाँ है, तो कपिल वस्तु में। 10वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो कपिल वस्तु में। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है, तो कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु में। 11वां क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो हम लोग लिखेंगे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। 12वां क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि प्रथम संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासन काल में। 13वां क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं फिर से देख लीजिए, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो नालंदा। कहाँ स्थित था, तो नालंदा में। कहाँ स्थित था, तो नालंदा में। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, नालंदा में। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो नालंदा में। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो नालंदा में। उसके बाद 14वां प्रश्न है त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। फिर से क्वेश्चन एक बार, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से। 15वां क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि बुद्ध चरित्र का रचना किसने किया था, तो अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, तो अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, तो अश्वघोष ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगन से। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगन से। कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगन से। कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगन से। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगन से। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का। फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर परीक्षा में मेरे प्रिय छात्र छात्राओं यह क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो सीधे आप छाप देंगे कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, 19वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद 20वां प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो भोगबा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो भोगबा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो भोगबा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो भोगबा नदी के किनारे। ये सारे प्रश्न आप लोग को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। मैं फिर से एक बार इन सारे प्रश्नों को रिपीट करता हूं, आप फिर से ध्यान से सुनेंगे। 510 ईसा पूर्व में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो एरन से मिले हैं। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो एरन से मिले हैं। किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो 13वें अभिलेख से। किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो 13वें अभिलेख से। इंडिका की रचना किसने किया था, मेगास्थलीस ने। इंडिका की रचना किसने किया था, मेगास्थलीस ने। इंडिका की रचना किसने किया था, मेगास्थलीस ने। प्रथम प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिसेन ने। प्रथम प्रशस्ति पत्र की रचना किसने की थी, हरिसेन ने। गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तब फाहियान। गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो फाहियान। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल। गुप्त काल। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में।
9वां क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो नालंदा में। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो नालंदा में। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बुद्ध चरित्र का रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे। 19वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं कल फिर इसके आगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग पठन पाठन के इस सारे चीज़ों को बड़े ध्यान से मनन करेंगे और खूब मेहनत करेंगे और माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे और IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारी बनकर देश की सेवा करके देश का नाम उज्जवल करेंगे। यही आशीर्वाद मैं आप समस्त छात्र छात्राओं को दे रहा हूं और आपसे विनती करता हूं कि गुरुकुल SKJ के इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।